हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार सिंह रेसा इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एसएससी इंग्लिश पिनाकल बुक का कॉमन एरर सेक्शन को, जो सीएचएसएल और एमटीएस के लिए जो है एक रामबाण होगा, जो पार्ट 2 हमारा सीरीज है। ये तो एक सीरीज चला रहे हैं हम, एसएससी पिनाकल सीरीज, जिसमें हम आज पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलो दोस्त, देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको। देखो भाई, लिखा कि सी फॉरगेट लॉक द डोर देन सी वेंट आउट इन हरी। अब कहा कि वो दरवाजा लॉक करना भूल गया, जब जो है वो जल्दीबाजी में बाहर गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है उस बात को समझो। अभी देखोगे तो फॉरगेट को देखोगे तो ये हमारा वर्ब है, लॉक को देखोगे तो ये भी वर्ब है। और आप एक बात को, ये बेसिक बात है कि किसी भी मेन वर्ब के बाद आप मेन वर्ब नहीं लिख सकते हैं। आपके पास कंडीशन दो ही हैं, या तो आप 2+V1 या V4 इस्तेमाल करोगे। तो किसी भी मेन वर्ब के बगल में अगर किसी वर्ब को लिखना है तो आप मेन वर्ब नहीं इस्तेमाल कर सकते। दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकता है, या तो 2+V1 इस्तेमाल करो या तो V4 इस्तेमाल करो। ये दो में से होगा। यानी इतना तो पता है कि या तो टू लॉक होगा या लॉकिंग होगा। आंसर तो हमारा हो गया, क्या आंसर हमारा हो गया? कौन सा? बी। अब ये देखना है कि गड़बड़ क्या हुआ, बाकी कुछ समझो भाई। अब यहाँ जो है फॉरगेट को लेकर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा, इसीलिए इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई फॉरगेट है, रिग्रेट है, रिकॉल है या रिमेंबर है। ये दोनों टर्म का इस्तेमाल करता है। हम इसके साथ 2+V1 भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके साथ V4 भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम इस फॉरगेट, रिग्रेट, रिकॉल, रिमेंबर के बाद 2+V1 इस्तेमाल करोगे, इसका मतलब है कि आगे के समय को बताने के लिए, फ्यूचर या प्रेजेंट, यानी कहने का मतलब आगे के समय के बारे में बताना हो तो आप इसके लिए आप 2+V1 लगाइए। लेकिन कोई बीता हुआ बात बताना हो तो उस कंडीशन में आप इसके साथ V4 का इस्तेमाल करिए। दोनों कंडीशन होता है। जैसे आई रिमेंबर मीटिंग हिम लास्ट ईयर, इसका मतलब मुझे याद है कि मैं उससे पिछले साल मिला था। मिलने का काम पिछले साल हुआ, तो यहाँ जो है पता चल रहा है कि भाई पिछले साल की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ हम रिमेंबर के बाद मीटिंग लगाए जो कि V4 है। प्लीज रिमेंबर टू मीट हिम, कह रहा है कि कृपया याद रखना मुझे उससे मिलना है, इसका मतलब आगे मिलना है। वहां पर मिलने की काम कब हुआ मुझे याद है, लेकिन मिला कब भाई? उससे पिछले साल मिला। तो यहाँ पर पास्ट था इसीलिए V4 लगाया। यहाँ आगे उसको मिलना है, इसका मतलब आगे के समय को बताने के लिए 2+V1 इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह से आपको यहाँ जो है लिखा कि सी वेंट आउट इन हड़बड़ी, तो हड़बड़ी में जो है जल्दीबाजी में बाहर गया और वो दरवाजा जो है लॉक करना भूल गया। तो ये बात पास्ट में है, और जब पास्ट में है तो आपको यहाँ पर लॉक की जगह पे दोस्त लॉकिंग करना पड़ेगा। तो सी फॉरगेट लॉकिंग द डोर, आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक इडियम इस्तेमाल हुआ है इन ए हर्री। इन ए हर्री का मतलब होता है जल्दबाजी में, क्विकली। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे देखोगे। लिखा कि ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्या दिक्कत है? पहले तो ईच को समझते हैं कि ईच के साथ ऑफ ठीक है या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भाई ईच के साथ आप ऑफ इस्तेमाल कर लो, चल जाएगा, लेकिन ध्यान इस बात को रहे कि एवरी के साथ आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं करोगे। देखो ईच का भी मतलब होता है वन आउट ऑफ मेनी, यानी बहुत सारे में से किसी एक की बात कर रहे हैं। एवरी का मतलब है कि वन आउट ऑफ मेनी। यहाँ भी पता चला कि बहुत सारे में से एक की बात कर रहे हैं। आइदर जब कह रहे थे इसका मतलब है कि भाई वन आउट ऑफ टू, दो में से किसी एक की बात। नाइदर मतलब दो में से किसी की बात नहीं कर रहे। नन मतलब दो से ज्यादा में से किसी की बात नहीं कर रहे। तो ये बात तो समझ में आया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी ईच के बाद ये ऑफ जो आया है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या बनता है भाई? तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट कांट भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन नहीं सकता। इसका मतलब अब की बार भी हमारा सब्जेक्ट ईच ही है। और आप मुझे बताओ यहाँ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, या तो नाइदर और नन तो कुछ नहीं है, नहीं है मतलब सिंगुलर। और ईच और एवरी तो हमारा वन को रेफर कर रहा है, और जब वन को रेफर कर रहा है तो सिंगुलर। इसका मतलब है कि ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ईच के हिसाब से आपको जो वर्ब लगाना था तो आप हैव लगाओगे या हैज लगाओगे? तो यहाँ हैव के जगह पे हमारा हैज होना चाहिए था। आंसर हमारा हो जाएगा नंबर कौन सा? तो नंबर हो जाएगा ए। ठीक, बाकी बात को भी देख लो भाई। अभी अभी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, इसके साथ एक कंडीशन है कि अभी बताया कि भाई ये तो सबका सब सिंगुलर है, तो इसके साथ आपको ध्यान रखना कि वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करोगे। इसके बाद अगर नाउन लिखना हो तो वो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी हम लोग इसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम इसको ऑफ से जोड़ेंगे तो जब जब किसी डिटरमाइनर को ऑफ से जोड़ोगे तो नाउन के पहले द या पॉजिटिव एडजेक्टिव आना कंपलसरी है। ये बात अलग है कि आज तक एरर नहीं पूछा गया है, लेकिन जब भी आप किसी भी डिटरमाइनर को ऑफ से कनेक्ट करोगे तो द या पॉजिटिव एडजेक्टिव आना कंपलसरी है।
और ये ऑफ हमारा एज ए सिलेक्शन यूज हो रहा हुआ था, इसलिए कहा कि इसके बाद आपको नाउन प्लूरल करना है इस्तेमाल। क्यों भाई? क्योंकि सिलेक्शन एक नहीं बहुत सारी चीजों में से होता है, इसलिए कहा कि यहाँ मजबूरी है कि आपको नाउन को प्लूरल करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमारा ये नाउन हमारा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, इसका मतलब फिर हमारा ईच एवरी आइदर लगाना है, तो उसके लिए आपको वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक बात, जब इस ईच एवरी आइदर नाइदर को अगर रिप्लेस करना हो तो इसके लिए अगर प्रोनाउन अगर आपको चुनना पड़े तो ध्यान रखें एग्जामिनर हमेशा दे का इस्तेमाल करेगा, दे नहीं भाई, ही इस्तेमाल करो या सी करो, लेकिन दोनों में से ज्यादा बेस्ट आपका माना जाए किसको? ही को। तो ही हमारा ज्यादा बेस्ट है, इस बात को ध्यान रखना है। ही हमारा क्या हुआ? तो ही हमारा ज्यादा बेस्ट है। क्लियर है? चलो भाई बाकी को समझ लेते हैं। ईच और एवरी में क्या डिफरेंसेस है? देखो दोनों का मतलब हिंदी तो पढ़ते की होता है, हिंदी से तो क्लियर होगा नहीं। ईच को अगर नंबर से देखोगे तो दो या दो से ज्यादा की बात करता है। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में देखोगे तो ये हमारा एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा होता है, एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर ये प्रोनाउन रूप में यूज हो रहा है मतलब ईच हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा ये प्रोनाउन अगर ये यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर ये प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है इच, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। क्लियर है? इच की बात करें तो टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल पर्सन या थिंग, इंडिविजुअल बात करना होता है यूज के हिसाब से, तो इच का इस्तेमाल करते हैं। अगर एवरी को देखोगे तो नंबर में होता है 3 या 3 से ज्यादा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखोगे तो भाई ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि एवरी हमारा कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर यूज के हिसाब से देखोगे तो टू डिस्क्राइब द कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रहा होता है, समूचे की बात कर रहा होता है, तो एवरी इस्तेमाल करोगे। फिर वही बात, ईच के साथ आप ऑफ इस्तेमाल करो, लेकिन एवरी के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलते हैं दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई? द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। फिर यहाँ पर द डून वैली, अब यहाँ बीट को देखोगे तो बीट प्रेपोजिशन है, और आपको मालूम है कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा टर्म क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑल इट्स लाइट्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कांट भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बनेगा नहीं। इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो फिर ये तो बन रहा है कि बीट हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमारा टर्म ऑब्जेक्ट है, तो ऑल इट्स लाइट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वैली के हिसाब से आपको लगाना है तो आप लुक लिखोगे या लुक्स लिखोगे, क्योंकि वैली हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो लुक की जगह पे लुक्स होना चाहिए था। आंसर हमारा हो गया ए। आगे देख लो, एट नाइट बिल्कुल सही लिखा हुआ, एट नाइट, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, लेकिन जैसे ही अगर द लगाओगे इसके पहले तो आपको प्रेपोजिशन इन देना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि ये अगर आर्टिकल नहीं है तो फिर एट इस्तेमाल करिए, आर्टिकल जैसे ही दोगे तो फिर द लगाना पड़ेगा। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द जापानीज आर्टिस्ट यो नागो वाज बिजी, बिजी था। अब ये वाज को देखोगे तो वी वर्ब है, और बिजी को देखोगे तो एडजेक्टिव है। और आपको इस बात को मालूम है कि वी वर्ब जो है वो हमारा कौन कौन सा है? इज है, एम है, आर है, वाज है, वर्ब है, बी है, बिन है, बीइंग है। अकेला बी जिसका आर्ट फॉर्म दिखता है, आप इसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करो चल जाएगा। अकेला इसके बाद एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्त। अगर एडवर्ब इस्तेमाल करना है तो कॉम्बिनेशन में एडजेक्टिव देना पड़ेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन देना है तो उसके पहले आर्टिकल देना पड़ेगा, या तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करिए चल जाएगा। और इसको अगर आगे सेंटेंस को अगर जोड़ना पड़े तो ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट में इस बात को ध्यान रखना कि 2 + V1 से जोड़ो, या आप इसको डेट क्लाउड से जोड़ सकते हैं। खैर यहाँ हमारा दिक्कत नहीं, तो वो बिजी था। स्लैशिंग मतलब पोताई करने में, द वाल यानी वाल को, तो फ्रॉम कलर किस चीज से? तो भाई ये जो है इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, ये जो कलर है हमारा इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। तो कोई टूल हो या इंस्ट्रूमेंट, हम उसके लिए प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो विथ करेंगे। तो वही बात को हमने यहाँ पे बताया कि टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रेपोजिशन विथ होना चाहिए था। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? तो नंबर हो जाएगा नंबर सी। चलो दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सो मेनी कैचेस had not been dropped we could have won the match। गड़बड़ कहाँ है? कंडीशन है कि अगर बहुत सारे कैचेस had not been dropped, लिखा कि अगर बहुत सारे कैचेस गिराया नहीं जाता तो we could have won the match, हम लोग मैच को जीत जाते हैं। ये कंडीशन है। खैर हमारा उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखोगे तो भाई कैच को पकड़ा जाएगा किसी के द्वारा, इसका मतलब है कि कैच हमारा सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। जब हमारा सब्जेक्ट काम नहीं करे तो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करो, अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करो। या आपको डाउट जब लगे
तो एक तरीका ये भी है कि आप सब्जेक्ट को देख लो। अगर सब्जेक्ट आपका लिविंग नाउन है तो एक्टिव वॉइस इस्तेमाल कीजिए, नॉन लिविंग है तो आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल कीजिए। और थोड़ा सा अपना मीनिंग भी तो स्पष्ट कर लो कि मेनी कैचेज है, और कैच किसी के द्वारा ड्रॉप किया जाएगा, ये खुद तो ड्रॉप होगा नहीं, और जब किसी के द्वारा हो तो वॉइस हमारा पैसिव चलना चाहिए। इसका मतलब है कि हैज हैव हैड के कॉम्बिनेशन में बीन आता है, पैसिव करोगे तो हैज है प्लस वी थ्री एक्टिव, हैज है बीन प्लस वी थ्री, तो इसका मतलब है इस बीइंग के जगह पे, यहाँ इस बीइंग के जगह पे क्या होना चाहिए, तो बीइंग के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, विन होना चाहिए था। तो यही गड़बड़ है। आंसर तो हमारा हो गया नंबर कौन सा, बी। बाकी कुछ समझ लेते हैं। मेनी के बाद कैचेज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेनी के बाद हमारा काउंटेबल नाउन प्लूरल इस्तेमाल करोगे, इसीलिए कैचेज लिखा हुआ है। मच होता तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, यानी ओवरऑल कहे तो भाई अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच को करेंगे टच, और काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे मेनी को टच। ये ठीक लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस को फॉलो किया है कि नहीं किया, आप देखोगे तो हैड बीन ड्रॉप्ड, तो हैड बीन ड्रॉप्ड इसका मतलब है कि हैड ड्रॉप्ड, हैड ड्रॉप्ड, तो हैड प्लस बी थ्री एक्टिव हुआ और हैड बीन प्लस बी थ्री हमारा पैसिव हुआ। इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस आपको ध्यान रखना है भाई, कंडीशन या तो प्रेजेंट में हो सकता है या तो पास्ट में हो सकता है, कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं होगा। आप रिजल्ट को फ्यूचर में लिख रहे होते, तो ये तीन कंडीशन है कि कंडीशनल में कहीं ना कहीं लिंकर है। जैसे यहाँ पर लिंकर हमारा इफ है, और इफ वाला कंडीशन है कि अगर बहुत सारे कैचेस नहीं गिराए जाते, ये कंडीशन है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोग मैच को जीत जाते। देख लो, अब ये तीन कंडीशन है, तीनों को आपको ध्यान रखना है। अभी इस वाले को फॉलो किया है कि कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो आपको इधर वाले में वुड हैव प्लस भी थ्री इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव इस्तेमाल करोगे तो सही है। अब वुड ही क्यों लगाया, कुड ही क्यों लगाए, तो कुड क्यों लगाया, तो कुड की एक वजह यही कि कैन और कुड हमारा एबिलिटी, कैपेबिलिटी और पावर की बात करते हैं। यहाँ भी कुड हैव वोन द मैच, हम लोग मैच को जीत जाते। तो इसका मतलब है कि आप अपनी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कैन का पास्ट कुड लगाया है, जो कि बिल्कुल सही है। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड। अब बहुत सारा जो अधिकांशतः विवाद जो है अपने आप तो सॉल्व होगा नहीं, किसी के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, और जब किसी के द्वारा होगा तो इसका मतलब है कि वॉइस आपको क्या करना पड़ेगा, पैसिव। इसी वजह से कैन बी सॉल्व लिखा है, क्योंकि डिस्प्यूट अपने आप सॉल्व होगा नहीं, और जब सब्जेक्ट काम नहीं करे तो पैसिव वॉइस इस्तेमाल करो, इसलिए कैन बी सॉल्व बिल्कुल सही है। किसी भी वर्ब को अगर डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम लोग एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, जो कि एडवर्ब बिल्कुल सही है। ये भी कंडीशनल है। अनलेस वन आर नॉट रिजिड, इस सवाल में तो बहुत गलतियां है। अब देखो भाई, अनलेस हमारा कंडीशन बताता है और अनटिल हमारा टाइम बताता है, तो जब कंडीशन की बात करो तो अनलेस लगाओ, टाइम की बात करो तो अनटिल लगाओ। यहाँ कंडीशन है कि भाई कह रहा है कि अधिकांशतः जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व, मतलब एमिकेबल, मतलब फ्रेंडली तरीके से, मतलब मिलनसार तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अनलेस वन आर रिजिड, कहा कि भाई जब तक कि कोई रिजिड ना हो। अब यहाँ देखोगे तो कंडीशन यही है, जब तक कोई रिजिड नहीं हो, और रिजल्ट इसका यही आएगा कि जितना भी डिस्प्यूटेड है सब जो है सॉल्व हो जाएगा। तो कंडीशन के लिए तो अनलेस लिया, वो ठीक है। अब ये देखना कि जो काम अनलेस कर रहा है वो इफ प्लस नॉट कर रहा है, यानी अनलेस बराबर इफ प्लस नॉट। इसका मतलब है कि अनलेस और अनटिल के साथ जिस क्लाउज में अनलेस और अनटिल है उसमें दोस्त नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अगले क्लाउज में उसके जो इसमें रिजल्ट है, अगले क्लाउज में इसके मीनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए नो नॉट का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अनलेस और अनटिल जिस क्लाउज में, उसमें नो नॉट नहीं होगा, दूसरे क्लाउज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो भाई, अब इसमें गड़बड़ क्या है कि अभी वन को देखोगे तो वर्ब सिंगुलर, जब वन के साथ डायरेक्ट वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे थे तो जनरल सेंस, जनरल सेंस कहने का मतलब वो इंसान हो या आदमी हो, हर लोगों पे अप्लाई होता है। तो जहाँ पे सब पे अप्लाई हो रहा है तो उसको कहते हैं जनरल सेंस। तो जनरल सेंस में वन के साथ हम वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, और जब इस वन को रिप्लेस करना हो तो आगे आप वन या वन से काम चलाइए। क्लियर है? अब ये देखोगे कि तो बात तो वही है कि अगर हर कोई अगर रिजिड नहीं होगा तो जितना भी डिस्प्यूट है सबका सब सॉल्व हो जाएगा। अब ये वन के साथ तो आर आएगा नहीं, ये तो तय बात है। तो वन के साथ अगर इज करोगे तो आपका पार्ट सी भी गड़बड़ है, और अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा तो डी भी गड़बड़ है। तो आप ऐसा करो कि उस नॉट पर मत जाओ, आप अनलेस को हटाइए और वहां इफ प्लस नॉट का इस्तेमाल कर लीजिए। यानी आप सीधा वहां पर यही करना है कि इफ वन इज नॉट रिजिड, इफ वन इज नॉट रिजिड तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी आप अनलेस की जगह पे इफ लिखिए और आर की जगह पे इज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी को देख लो, ये तो जनरल सेंस में हम लोग वन या वंस लगाते हैं वन को रिप्लेस करके, लेकिन
अब जैसे ही वन को ऑफ से जोड़ोगे तो आपको नाउन प्लूरल इस्तेमाल करना है और वर्ब इसके लिए सिंगुलर। अगर इस वन के साथ ऑफ इस्तेमाल करोगे नाउन प्लूरल, लेकिन इसको रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ोगे हु, हिज, डैट से, तो आपको वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करना है। लेकिन ओनली वन को अगर ऑफ से जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल, और इसको अगर रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ रहे हैं तो वर्ब क्या करना पड़ेगा दोस्त, सिंगुलर। और इस वक्त में हमारा स्पेसिफिक सेंस हो जाता है, क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट यानी बहुत सारे स्टूडेंट में से किसी एक की बात कर रहे हैं, इसीलिए स्पेसिफिक हो जाता है। और जब स्पेसिफिक सेंस को रेफर कर रहा होता है तो इस वन को जब रिप्लेस करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वन को वन रिप्लेस नहीं करेगा, आप ही से काम चलेगी नहीं तो सी से काम चलेगी, लेकिन दोनों में से बेस्ट माना ही हो जाएगा। क्लियर है? चलो दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन द नॉर्दर्न suburbs of Bangalore, home to the bulk of the information technology industry, the water crisis is even worse. अब ये इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से शुरुआत है तो इसकी समाप्ति कॉमा पर होना चाहिए, कॉमा पर है, और द वाटर हमारा सब्जेक्ट है, द वाटर क्राइसिस हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है। वाटर क्राइसिस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल हो गया, तो ये भी सही है। अब दिक्कत कहाँ है? अब ये देखोगे कि ए लॉट है, ए फ्यू है, फार है, लिटिल है, वीट है, मच है, इवन, ये कहीं ना कहीं कम या ज्यादा की बात कर रहा है। और कम या ज्यादा मतलब कॉम्पेरेटिव डिग्री, यानी इसके बाद आपको कॉम्पेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करना है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए आपको यहाँ ध्यान रखना था कि भाई इस इवन के बाद आपको वर्स नहीं, आपको करना पड़ेगा क्या, वर्स, WORS, वर्स। द बैड वर्स वर्स होता है। तो कहना यही चाह रहा है कि भाई बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स, यानी पहले भी था और अभी भी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, इस इवन के बाद कॉम्पेरेटिव डिग्री लगाना था तो बैड हमारा पॉजिटिव हुआ, वर्स हमारा WORS, वर्स हमारा कॉम्पेरेटिव, वर्स हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हमारा हो जाएगा नंबर बी, नंबर हो जाएगा कौन सा, बी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।